वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, एक साल से भी ज़्यादा हो गया है जब मैंने ये वीडियो बनाई थी बिटकॉइन या जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके होल्डर्स को वार्निंग देने के लिए। देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत बार एक शब्द का यूज़ किया, वो है वोलेटिलिटी। इनफैक्ट जो भी मैंने पोस्ट भी डाली थी उसमें भी मैंने वोलेटिलिटी शब्द कई बार यूज़ किया। इसको लेकर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे। देखो दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, आप शेयर्स होल्डर हो या स्टॉक्स होल्डर हो या आप ट्रेडिंग करते हो, आपको वोलेटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये बहुत ही इजी है समझने में भी। अगर आप एक बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडर भी हो, आप कोई एनालिसिस वगैरह पसंद नहीं करते, एक वोलेटिलिटी ऐसी चीज़ है, अगर आप उसे समझ लेते हो तो आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाओगे और आप उनसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओगे। सिंपल शब्दों में, बेसिक लेवल पे अगर बात करें तो वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि जो प्राइस है वो कितना अनस्टेबल है। या अगर दूसरे शब्दों में, थोड़ा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो प्राइस है इसका रेंज क्या रहता है, मतलब कि हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस रहता है। अगर तुम्हें यहाँ से नहीं क्लियर हुआ तो एक बार हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, वहाँ से बेटर क्लियर होगा। जो वोलेटिलिटी है वो ऑब्वियसली एक कंपैरेटिव टर्म है। जब मैं बोलता हूँ लो वोलेटाइल तो वो किसी के कंपैरिजन में लो होगा ना। जब मैं बोलता हूँ हाई वोलेटाइल, वो किसी के कंपैरिजन में हाई होगा ना। जैसे अब ये ले लो, इस गिवन टाइम पीरियड में जो इसकी रेंज बन रही है प्राइस की, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट को देखो तो वो कुछ ये बन रही है। इसके बजाय अगर मैं दूसरा वाला लूँगा, ये वाला, इसकी रेंज ज़्यादा है उसी टाइम पीरियड में, तो ये वाला उससे ज़्यादा वोलेटाइल है और वो वाला कम वोलेटाइल था। देखो, जब भी हम ग्राफ्स की बात करते हैं सबसे पहली चीज़ आती है स्केल। तुम में से ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते होंगे, कभी 1 मिनट वाली कैंडल्स लेते होंगे, कभी 5 मिनट वाली कैंडल्स लेते होंगे। देखो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्राफ होता है वो कितना भी वेरी कर सकता है। उसका स्केल एक दिन से लेकर एक साल तक भी वेरी कर सकता है, वो 1 मिनट का भी हो सकता है, वो सब कुछ वेरी करता है। जो ट्रेडिंग नहीं भी करते वो भी, जैसे देखो ये मैं जब 1D यहाँ पे लेता हूँ तो ये पूरे एक दिन का ग्राफ है, एक दिन में क्या क्या हुआ है, ठीक है। ये जब मैं 1 मंथ भी ले सकता हूँ, मैं 7 दिन का भी ले सकता हूँ, मैं ये पूरा वाला ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम हैं लॉन्ग टाइम ट्रेडर्स, हम ले लेते हैं और काफ़ी टाइम तक इसे होल्ड करके रखते हैं। अब देखो, इस ग्राफ को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, अलग से ही दिख रहा है। इस हिस्से को देखो, यहाँ पे बहुत कम वोलेटिलिटी है। देखो, वोलेटिलिटी रिलेटिव होती है। जब मैंने इस पूरे ग्राफ को एक बार देखा, पूरा एनालाइज किया, यहाँ पे मुझे अलग से दिख गया कि इतनी हाई वोलेटिलिटी ये जो एसेट है, ये जो कोइन है, वो अटेन कर सकता है। तो ये जो वोलेटिलिटी है इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे आओ, ये वाली वोलेटिलिटी भी रिलेटिवली कम है, मतलब जो ये अटेन कर सकता है, जो इसने अटेन की हुई है पास्ट में, उसके मुकाबले तो ये बहुत ज़्यादा कम है। अब दोस्तों, जब हम उस वीडियो में, पिछली वीडियो में करीबन एक साल पहले यहाँ कहीं थे, तब मैंने वो वीडियो बनाई थी और उस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा दोहरा देता हूँ, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। और हाँ, 1 मिनट, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं, देखो मैं यहाँ पे प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब कि प्राइस में चेंज कितना हो रहा है। देखो, ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ही प्राइस कम है और यहाँ पे ही प्राइस कम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मान लो कि देखो प्राइस ज़्यादा ही होता, मान लो कि ये जो ग्राफ है यूं जाने की बजाय कुछ यूं चला जाता, यहीं से मान लो कुछ इस टाइप से चला जाता, हाइपोथेटिकल थोड़ा सा। देखो, अब ये एकदम से यहाँ पे देखो कितना चेंज आया था, और इस ग्राफ में देखो इसमें भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। अगर मैं मान लो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का टाइम फ्रेम चूज़ कर लूँ और चेंज देखूँ, और यहाँ पे कोई भी 2 टाइम फ्रेम ले लो, देखो हाईएस्ट और लोएस्ट का बीच का अंतर कितना है। और इसका देखो, हाईएस्ट कुछ यहाँ होगा, लोवेस्ट कुछ यहाँ है, अंतर देखो कितना है। अब ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं जो प्राइस का जो चेंज आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, ना कि एग्जैक्टली प्राइस की। और अब हम चलते हैं उस हमारी पुरानी वीडियो पे, उसको ध्यान से सुनना, मैंने उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही थी। अब तुम देख सकते हो बिटकॉइन की वोलेटिलिटी गिरने लगी है। बिटकॉइन जो टाइम स्पेंड करता था, मान लो कि एक रेंज है $300 की, $400 की, विद इन $400, उस रेंज में जो टाइम स्पेंड करता था वो बढ़ने लगा है। जो $1000 की रेंज में अगर पहले वो मान लो कि एक दिन भी नहीं रहता था, अब देखो 5-5, 6-6, 7-7 दिन तुम देखोगे $1000 की रेंज में तुम्हें मिल जाएगा। एक वो वोलेटिलिटी जो पहले एक पागलपन सा था वो धीरे धीरे कम होने लगा है। हम एक ऐसे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जहाँ पे उसकी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी और जहाँ से जो बड़े बड़े लोग हैं ये एंट्री मारना शुरू करेंगे।
और देखो ज़्यादातर लोगों की अभी भी मेंटेलिटी क्या है कि दिसंबर नवंबर इन सब में फिर से हम एक बड़ी दौड़ लगाने वाले हैं। ऐसा हो भी सकता है, खैर वो सब हम टाइम के साथ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एनालिसिस मॉडिफाई करते रहेंगे। इनफैक्ट अगर ऐसा होता भी है तो उससे पहले हमें अभी एक थोड़ी सी लो वोलेटिलिटी रेंज देखने को मिलेगी, और हमें देखनी भी चाहिए। ये बात याद रखना दोस्तों, करेक्शन पूरा नहीं हुआ है ढंग से। यार तुम ये देखो कि बिटकॉइन राइज कितना हुआ था, उस हिसाब से तुम कोई भी बबल उठा के देख लो जो पहले क्रैश हुए थे, सब ने यही पाथ फॉलो किया। एक हाई वोलेटिलिटी हमेशा एक लो वोलेटिलिटी को जन्म देती है अपना करेक्शन पूरा करने के लिए, और इसका रिवर्स होता है, चाहे कोई चीज़ बढ़ रही है चाहे कोई चीज़ घट रही है। ये दोनों हाई वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी एक दूसरे के इन्वर्स चलती हैं, एक पहले आती है फिर दूसरी आती है, ये चलता रहता है। अगर तुम बिल्कुल 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी निकाल के बैठ जाओगे ना, तुम वहाँ पे भी यही चीज़ें नोट करोगे। तो दोस्तों जितना लो वोलेटिलिटी होगी उतना अच्छा है, उतना हम लॉन्ग टाइम के लिए बिटकॉइन को ट्रस्ट कर पाएंगे, लॉन्ग पेमेंट्स के लिए। अब आते हैं थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी पे। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें, एक पंप एंड डंप, एक जो फियर लोगों में बैठा रहता है, एक जो हाइप बैठा रहता है लोगों में। मतलब कि देखो ये जो स्टेज है ना, जो ये देख रहे हो तुम, जहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत कम है, ये वो स्टेज है जहाँ पे ना इसका इतना ज़्यादा हाइप है, ना इसको कोई पंप कर रहा है, और ना लोगों में इतना ज़्यादा फियर है। ठीक है, अगर फियर होता तो ये कहीं ना कहीं गिर रहा होता, डंप कर रहा होता कोई तो भी ये कहीं ना कहीं गिर रहा होता। ये जो दोबारा स्टेज है ये भी कुछ ऐसी ही स्टेज है, ना कोई डंप कर रहा है इसको ज़्यादा, ना कोई इसको पंप करने वाला है, और लोगों का फियर ख़त्म हो चुका है। मतलब ये नहीं है कि वो बस बेचते जा रहे हैं, इससे निकलते जा रहे हैं, उनको लग नहीं रहा है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो इससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो फियर लगभग खत्म हो चुका है, और लोगों का एक हाइप भी खत्म हो चुका है। ये नहीं है कि और ज़्यादा महंगा कोई खरीदे जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। ये एक वो न्यूट्रल सी स्टेज आ गया जब जहाँ चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। एक और चीज़ जो मैंने ग्रुप में देखो नोट किया, ज़्यादातर बंदे पंप एंड डंप को बहुत इजी चीज़ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पंप एंड डंप ऐसी चीज़ है, उसकी साइकोलॉजी पे पूरी बुक्स लिखी जा सकती है, इनफैक्ट लिखी जाती हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडिंग की बुक्स वगैरह होती है उसमें ये चीज़ तुम्हें मेंशन मिलेगी। देखो एक चीज़ को समझो, मान लो कि मैं पंप करता हूँ, मैं बहुत बड़ा वेल हूँ, मान लो कि बहुत बड़ा वेल हूँ, तो मैं मान लो पंप करता हूँ, अगर दूसरे बंदे उसे डंप कर दें तो मान लो कि 6,000 रुपये प्राइस था किसी चीज़ का, मैं उसे पंप करते 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 7,000 पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ, इतने में दूसरे उसे बेच बेच के उसे दोबारा 6,000 पे ला दें, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब होता क्या है, जब मैं उसे पंप कर रहा हूँ, जो हाइप में इंक्रीज आ रहा है और जो डर में इंक्रीज आ रहा है, जो हाइप है उस डर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए ताकि लोग बेचें ना। मतलब कुछ ना कुछ लोग तो देखो फिर भी बेचते रहेंगे जो एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल हाइप है वो ज़्यादा रेट से बढ़ना चाहिए। मेरा मतलब ये है, जो बड़े वेल्स हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम पंप कर दें मान लो किसी भी एक पॉइंट से, तो कितने ऐसे बंदे अभी होने चाहिए जो पास्ट में हुआ इस कॉइन के साथ, जो अभी डंप करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे होंगे। वो हर एक चीज़ की कैलकुलेशन, हर एक चीज़ की एनालिसिस करके चलते हैं। बीच में हल्के हल्के कुछ फेक पंप्स ट्राई भी किए जाते हैं और रिजल्ट्स देखे जाते हैं, फिर जाके एक बड़ा दोबारा हमें बड़ा पंप, एक बड़ा साइकिल देखने को मिलता है। अब जैसे कोई भी एसेट ले लो, मान लो कि बिटकॉइन ले लो, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि 2 मंथ के टाइम इंटरवल में इसमें जो चेंज आया था वो 6 लाख का आया था, ठीक है। जो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस था वो करीबन 6 लाख था। अब देखो मैं क्या देखता हूँ कि अभी मान लो इसकी वोलेटिलिटी कम चल रही है, जैसे कि मान लो कि मैंने देखा कि 2 मंथ में इसमें चेंज आया 20,000 रुपये का, फिर अगले 2 मंथ में भी करीबन 20,000 का चेंज था। बल्कि मैं देख रहा हूँ हर 2 मंथ में 20 से 30,000 का ही इसमें चेंज रहता है। तो एक चीज़, एक टाइम होता है जब मैं एक एक महीने बाद ऑब्जर्व करता हूँ, हमें एक फीलिंग आने लग जाती है कि इससे कम इसकी वोलेटिलिटी नहीं होगी, ठीक है। एक टाइम होता है, देखो जब ये बहुत ज़्यादा हाई पीक पे होता है ना वोलेटिलिटी के, वहाँ से वोलेटिलिटी गिरना शुरू होती है। एक टाइम आ जाता है कि उससे कम वोलेटिलिटी नहीं लगती, हमें नहीं लगता कि इससे कम वोलेटिलिटी होने वाली। हम तब क्या करते हैं, लगभग हर महीने जो हमारी सेविंग्स वगैरह होती है उसमें लगाना शुरू कर देते हैं। देखो तुम ज़्यादातर ट्रेडर्स वगैरह की बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो तुम ये चीज़ें नोट करोगे, वो इन्वेस्टमेंट ही वहाँ करना पसंद करते हैं जब वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, वो हाइप से बाहर हो जाता है, जब उसकी वोलेटिलिटी बहुत गिर जाती है, जब उन्हें लगता है कि इससे ज़्यादा गिरेगी नहीं, वो उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। फिर उन्हें पता होता है कहीं ना कोई पंप इसको कर सकता है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी फिर नहीं बचती है। इनफैक्ट मैं तो ये चाहता हूँ जो वोलेटिलिटी हो बिल्कुल ही ज़्यादा कम हो जाए। जैसे मान लो कि ये बिटकॉइन है, इसका प्राइस मान लो 3.5 लाख है अभी, ठीक है। तो एक महीना हो 3,50,000 से 3,60,000 के बीच में रहे, उससे अगले महीने मान लो कि 3,60,000 से
3,70,000 के बीच में रहे, या फिर उससे अगले महीने मान लो 3,55,000 से 3,65,000 के बीच में रहे। इस टाइप से चलता रहे, बहुत कम रेंजेस में चले। तो होगा क्या, जो लोग बोर होना चाहते हैं, जो मतलब कि बोर हो गए हैं, जो निकलना चाहते हैं, जिन्हें और कहीं इन्वेस्ट करना है, वो सब धीरे धीरे निकलता जाएगा, फिर मज़ा ही आ जाएगा। और मैं कहता हूँ काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहे, 1-1.5 साल तक चलता रहे आराम से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तब आया असली मज़ा बूम का। तो हालांकि एक एसेट जिसकी वैल्यू 3.5 लाख है, उसमें डेविएशन इतना तो होना ही होता है। देखो एक तो जो डेविएशन आ रहा है ना, जैसे मैं 10,000 का डेविएशन कंसिडर कर रहा हूँ, उसको तुम प्राइस से भी देखते हो कि प्राइस का कितना परसेंटेज है। ऑब्वियसली एक तो कोई चीज़ है 10 लाख रुपए की, एक कोई चीज़ है 100 रुपए की। 100 रुपए की चीज़ में 5 रुपए का डेविएशन आया, वो भी बड़ी बात है, काफ़ी डेविएशन हो जाता है। एक 10 लाख की चीज़ में मान लो सिर्फ 100 रुपए का डेविएशन आ रहा है, वो तो बहुत कम है ना। तो तुम एग्जैक्ट जो प्राइस अभी चल रहा है वो भी देखते हो, उस हिसाब से कितने डेविएशन आ रहा है वो भी तुम वॉलेटिलिटी में देखते हो। ये वीडियो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए नहीं बनी थी दोस्तों, ये तुम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनी थी। वही बात है, देखो 3.5 लाख का जो एसेट है उसमें 10,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और वो भी बिटकॉइन जैसे एसेट में, जिसमें इतने सारे ऐसे बंदे भरे हुए हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ये है क्या। एनीवेज दोस्तों, हमने एक रिलेटिवली लो वोलेटाइल फेज यहाँ पे देखा, मतलब 2.5 लाख के हिसाब से 2.5 लाख के अराउंड रहता था प्राइस, उस हिसाब से काफ़ी टाइम चला है और काफ़ी सही फेज थी है। अब देखो एक और चीज़ को समझो, मान लो कि 3-4-5 महीने तक एक चीज़ की वोलेटिलिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब जैसे पहले यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ी थी और चेंज नहीं हो रही है, और तुम उसे लेके बैठ जाते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। तुम सोचते हो बढ़ नहीं रहा, अरे अच्छी बात है। मतलब कि एक चीज़ याद रखना, जितना कम वोलेटाइल होगा, जितनी कम रेंज होगी, और जितना लेंथी टाइम तक चलेगी, उतना ही बेटर उसमें बूम आएगा। और इनफैक्ट मान लो कि आपने कोई चीज़ बाय कर ली, मान लो कि आपने 6-7 महीने तक देखा कि इसकी वोलेटिलिटी नहीं बढ़ रही थी, बिल्कुल कॉन्स्टेंट सी लगभग चलती थी, हल्के हल्के चेंज आते थे, आपने उसे बाय कर लिया। 6 महीने बाद आप देख रहे हो फिर से वही हाल है, लगभग उतने ही वेरिएशन रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपने कम बाय किया है, आपको तो वहाँ पे और बाय करना चाहिए। वो चीज़ लगभग आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देने ही वाली है। देखो मार्केट ऐसे ही चलते, कोई भी ग्राफ्स वगैरह देखना, किसी भी चीज़ की स्टडी करना, सारी चीज़ें तुम्हें लगभग ऐसे ही मिलने वाली है। एक और चीज़, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता था, बहुत सारी मैथमेटिक्स भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे हम वो सब। तो दोस्तों मैं अभी के लिए चलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।